Hello everyone, this is Varun Sharma from August IAS. This is the 12th lecture of Indian Economy through Current Affairs series for Prelims 2020. अब हम फेज 2 में एंटर कर रहे हैं जहां पे मेनली करंट अफेयर्स कवर करे जाएंगे फ्रॉम अप्रैल में 2020 टू अगस्त 2020. You can join us on Telegram and YouTube for our other initiatives. So let us start. पहला टॉपिक है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. आरबीआई कंसिडर कर रहा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, जिससे कि वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो है बैंक्स के पास उसको एब्जॉर्ब कर सके. लास्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन के टाइम में बैंक्स के पास एक्सेस डिपॉजिट्स आए थे. अब जब नॉर्मली आरबीआई को एब्जॉर्ब करने होते हैं एक्सेस लिक्विडिटी या डिपॉजिट्स बैंक के पास से, तो वो नॉर्मली रिवर्स रेपो ऑपरेशंस का यूज करते हैं. रिवर्स रेपो ऑपरेशन में क्या होगा, आरबीआई जो है सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल मतलब गिरवी रखेगा बैंक के पास, और बैंक जो है आरबीआई को पैसे देगा उस सिक्योरिटी के इक्विवेलेंट. इसमें बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई से. लेकिन डीमोनेटाइजेशन के टाइम में इतनी एक्सेस लिक्विडिटी हो गई थी कि आरबीआई रैन आउट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब आरबीआई के पास गिरवी रखने के लिए, कोलैटरल रखने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं थी. तो आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज द अमाउंट ऑफ कैश बैंक्स हैव टू कीप असाइड फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स, और एनडीटीएल जिसे हम बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. ये एनडीटीएल सीआरआर पहले के लेक्चर्स में इन डेप्थ कवर हो चुका है, वहां से देख लेना. अब एसडीएफ में क्या होगा, आरबीआई एब्जॉर्ब तो कर सकता है लिक्विडिटी, बट द बेनिफिट इज यहां पे इट विल बी विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलैटरल. मतलब आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी बैंक के पास, सीधा वैसे ही पैसा लोन में ले लेगा आरबीआई. प्लस जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि रिवर्स रेपो के लोअर इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बोरो कर सकेगा बैंक से. तो दो डिफरेंसेस हैं. पहला, रिवर्स रेपो में कोलैटरल देना पड़ता है, एसडीएफ में कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा. दूसरा, रिवर्स रेपो का इंटरेस्ट रेट हायर होता है और एसडीएफ का इंटरेस्ट रेट लो रहेगा. इससे क्या होगा, अगर आरबीआई के पास सिक्योरिटी नहीं भी है एज अ कोलैटरल रखने के लिए, तो भी आरबीआई बोरो कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है एक्सेस डिपॉजिट, कैश और जो है फंड्स हैं बैंक के पास उनको. अब आगे चलते हैं, थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं पीटी के पर्सपेक्टिव से. कि एसडीएफ को जो पहली बार प्रपोज करा था वो करा था उर्जित पटेल कमेटी ने, जो कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी थी, 2014 के अंदर आई थी. डिफरेंस आपको बता चुका हूं, एक बार फिर देख लेते हैं. डिफरेंस क्या है, रिवर्स रेपो क्या होता है, बेसिकली एक रेट जिसपे आरबीआई बोरो करता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, जिससे कि वो मनी सप्लाई को मॉडरेट कर सके, रेगुलेट कर सके, और इसमें कोलैटरल देना पड़ता है आरबीआई को. दूसरा जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पर्टिकुलर स्कीम का, वो ये है कि रिवर्स रेपो और बाकी के जो लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन टूल्स हैं, जैसे कि आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, वो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन मतलब आरबीआई की मर्जी के हिसाब से होते हैं. लेकिन एसडीएफ में पैसा देना है या नहीं देना है, दैट विल बी एट बैंक्स डिस्क्रिप्शन, मतलब वो बैंक की मर्जी होगी कि पैसा देना है कि नहीं. तो रिवर्स रेपो के अंदर या किसी और टूल के अंदर आरबीआई की मर्जी चलेगी, लेकिन एसडीएफ के अंदर इट विल बी बैंक्स डिसीजन मेकिंग. बैंक डिसाइड करेगा कि पैसा देना है या नहीं देना. तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यू परचेजिंग पावर पैरिटीज इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम. सी वर्ल्ड बैंक ने न्यू पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट जो है इशू करे हैं. अब इसको देखते हैं हमारे यहाँ पीटी के हिसाब से किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है. कि पहले समझ लेते हैं कि पीपीपी है क्या और हमें चाहिए क्यों. नॉर्मली वी वुड लाइक टू कंपेयर डिफरेंट इकोनॉमीज आउटपुट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हर कंट्री रिपोर्ट करती है अपनी आउटपुट, अपनी नेशनल इनकम को अपनी करेंसी में. फॉर एग्जांपल 2019-20 की बात करें तो यूएसए के अंदर जो है उनका जो आउटपुट था वो था $21.4 ट्रिलियन और इंडिया का था 147.5 लाख करोड़ रुपीस.
तो अब ये क्या हो गया, बेसिकली कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो इसीलिए हमें एक यूनिट, एक ऐसा मेजर चाहिए होता है जो जिसके अंदर हम इन दोनों को कंपेयर कर सके, वो हेल्प करता है हमें पीपीपी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे जीडीपी को बेस्ड ऑन पीपीपी एक्सचेंज रेट। तो पीपीपी क्या करता है, इट विल हेल्प अस टू कंपेयर द नेशनल इनकम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज। अब पीपीपी की थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। तो वैसे बेसिकली परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी क्या हुआ, इसका मतलब है कितनी करेंसी लगेगी टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर एक आईफोन लेना है यूएस में या इंडिया के अंदर तो कितनी करेंसी लगेगी, दैट इज द परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी। आईएमएफ डिफाइन करता है पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट को, वो एक्सचेंज रेट है जिसपे करेंसी ऑफ वन country would have to be converted into another country's currency to purchase similar basket of goods। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक आपने शायद न्यूज़पेपर के अंदर बिग मैक इंडेक्स सुना हो, तो इसमें क्या है, बिग मैक जो बर्गर है मैकडोनल्ड्स का, उसको एक कॉमन गुड की तरह, एक कॉमन बास्केट की तरह लिया जाता है और उसके बेस पे पीपीपी एक्सचेंज रेट निकाल लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिग मैक दिल्ली के अंदर आ रहा है 200 रुपीज का, और सेम बिग मैक जो है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज वर्जन रहता है बर्गर का तो इसको कंपेयर करना आसान रहता है। अगर न्यूयॉर्क के अंदर ये आ रहा है $2 का, तो पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट जो होगा हमारा $1 इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल वगैरह की डेप्थ में मत जाना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। वहां यूपीएससी न्यूमेरिकल नहीं करवाएगी, वो पेपर 2 के अंदर आएगा और वहां पीपीपी निकालने को नहीं बोलेंगे। तो जब हमने कॉमन वैल्यू निकाल ली करेंसी की, तो देन वी कैन यूज इट टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ इंडियाज जीडीपी। या किसी भी कंट्री का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमने एक वैल्यू निकाल ली करेंसी की कि ये पर्टिकुलर करेंसी को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग और परचेजिंग पावर तो कितनी वैल्यू आएगी। फिर उस हिसाब से हम उस कंट्री की वैल्यू ऑफ आउटपुट या जीडीपी वगैरह को कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर बेस में। पीपीपी जो है आपका डॉलर बेस ही रहता है, क्योंकि डॉलर इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है आपकी करेंसी है। अब पीपीपी को अगर नॉर्मली इकोनॉमिक्स की तरह समझाऊं तो पीपीपी एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसके अंदर इम्प्लिसिट है लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ वन प्राइस मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर मुझे आईफोन लेना है तो इट शुड कॉस्ट सेम इन इंडिया एंड यूएस। इंडिया और यूएस में दोनों जगह आईफोन जो है सेम प्राइस रहेगा उसका लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में डिविएंस रहती है। अब थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं आईसीपी के। सी आईसीपी का क्वेश्चन अगर बने तो ये भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। तो इसमें अगर आए वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक विल बी राइट। इफ इट इज यूएनएससी, यूएनएससी याद रखना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन है। तो इफ यूएनएससी है या वर्ल्ड बैंक है तो बोथ विल बी राइट। तो मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करा है वर्ल्ड बैंक ने, बट ओवरऑल जो गाइडेंस है दैट इज ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये प्रोड्यूस करेगा पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट एंड कंपेरेबल प्राइस लेवल इंडाइसेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इकोनॉमीज। अब एक और फैक्ट जो है वो देखना है यहाँ पे इस साल कि इंडिया जो है को चेयर है। को चेयर मतलब जो उसके हेड हैं आईसीबी के गवर्निंग बोर्ड के, वो इंडिया एंड ऑस्ट्रिया है। याद रखना है इसे पीटी के लिए। दैट इज इंडिया एंड ऑस्ट्रिया दोनों को चेयर हैं आईसीपी इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के गवर्निंग बोर्ड के। और विद इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो आईसीपी को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कौन कर रहा है या उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? द आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब थोड़ा पीपीपी के बेसिस पे साइज देख लेते हैं, क्योंकि आजकल इंडिया का बहुत चल रहा है न्यूज में कि इंडिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ग्लोब में जो है बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो एज पर पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चाइना जो है बिगेस्ट इकोनॉमी है बेस्ड ऑन पीपीपी। याद रखना नॉमिनल अलग है, पीपीपी अलग है। तो
पीपीपी बेस्ड नंबर 1 इज चाइना, सेकंड इज यूएसए, थर्ड इज इंडिया। अगर नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बेस पे बात करूं तो एक तो होता है आपका मार्केट एक्सचेंज रेट, एक होता है पीपीपी। मार्केट एक्सचेंज रेट बेसिकली आपका हो गया डिमांड सप्लाई वगैरह ये सब डिसाइड करेंगे उसका रेट। पीपीपी अकाउंट करता है फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, फॉर द प्राइस लेवल्स और इन्फ्लेशन इन डिफरेंट इकोनॉमीज। तो नॉमिनल अगर उसकी बात करें हम, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बेस्ड जीडीपी की, तो यूएसए इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, देन चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया। तो इंडिया 5th नंबर पे है नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे। अब आगे चलते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन मेड मैंडेटरी ऑन जेम, जीईएम। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में गवर्नमेंट ने कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट रजिस्टर करना है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, तो आपको शो करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। तो इससे बेसिकली आपको आइडिया मिल ही चुका है कि इससे क्या होगा, इट विल हेल्प अस इन प्रमोटिंग मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। नाउ कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या होता है, जैसे कि अभी करंटली यूएस ने बोला है कि हांगकांग से जो भी प्रोडक्ट ओरिजिनेट करेगा, मतलब वहां बना, वहां से उसकी शुरुआत हुई, तो उसमें ये लोग उसे कैटेगराइज करेंगे, यूएस वाले उसे कैटेगराइज करेंगे एज अ चाइनीज प्रोडक्ट। इससे क्या है कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट है कहाँ का। तो फिर आप अपनी ट्रेड पॉलिसीज को अलाइन कर सकते हैं। प्लस लोकल कंटेंट परसेंट भी विजिबल होगा इन मार्केट प्लेस इन ऑल द आइटम्स। मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, ये जेम क्या है इसको भी समझाता हूं। जेम के अंदर अगर प्रोडक्ट ले रही है गवर्नमेंट, तो उसके अंदर उस प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन भी मेंशन होगा और इसमें लोकल इंग्रेडिएंट्स, लोकल कंपोनेंट्स कितने परसेंट हैं वो भी सब मेंशन होगा। अब जेम को देख लेते हैं। जेम एक नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, मतलब कि समझ लो एक ये सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है जहां पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है गुड्स एंड सर्विसेज अपने लिए। तो यहाँ पे पीटी के लिए क्या याद रखना, ये ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की पोर्टल है। यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट याद रखना, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों प्रोक्योर करते हैं जेम से। सिर्फ ये मत सोचना कि ओनली सेंटर इज प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स विल बी प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम जेम। और ये किसके अंदर ऑपरेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। अब यहां पे होता क्या है, जेम वगैरह हमने बनाया क्यों, कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को एक स्कूल खरीदना है और स्कूल बनाना है, और स्कूल के लिए गवर्नमेंट को टेबल एंड चेयर चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है अपनी रिक्वायरमेंट डाल देगी जेम के ऊपर कि मुझे जो है 100 टेबल एंड चेयर चाहिए। अब वहां पे डिफरेंट प्रोड्यूसर जो है वो बिडिंग करेंगे, ई बिडिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग, अपने अपने कोटेशंस, अपने अपने प्राइस डाल देंगे कि एक बोलेगा मैं 100 में दूंगा, एक बोलेगा मैं 90 में दूंगा, एक बोलेगा मैं 80 में दूंगा। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट को बेस्ट प्राइस मिल जाता है, बेस्ट वैल्यू फॉर देयर मनी मिल जाती है। प्लस इससे क्या है, जब ई बिडिंग हो रही है तो क्रॉनी कैपिटलिज्म या करप्शन का कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके ऊपर अपना नीड डाल दी गवर्नमेंट को कि हाँ भी मुझे 100 चेयर चाहिए, तो अपना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो जो है उस पर नजर रखेंगी, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह है, वो उसको प्रॉपरली देखती रहेंगी, उसको फॉलो करती रहेंगी कि यहाँ पे कोई करप्शन तो नहीं हो रहा। अब उसमें जो लोएस्ट बिड करेगा, जो लोएस्ट प्राइस में गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा, तो उससे ले लेंगे। तो इससे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, गवर्नमेंट के लिए वैल्यू फॉर मनी, ये सब होता है जेम के लिए, जेम से। नेक्स्ट आगे देखते हैं सारफेसी एक्ट। ये सारफेसी एक्ट जो है ये बहुत ही रिकरिंग हो गया है, ये मैं पहले इन डेप्थ कवर कर चुका हूं, लेकिन एक बार ओवरव्यू फिर दोबारा दे रहा हूं क्योंकि ये बार बार न्यूज में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दी है कि दैट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, कोऑपरेटिव बैंक्स अगेन ये भी बहुत न्यूज में है, ये पहले के लेक्चर में कवर कर चुका हूं इन डेप्थ। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है दे कैन ऑल्सो यूज सारफेसी एक्ट फॉर रिकवरी ऑफ डेट। मतलब उन्होंने अगर किसी को लोन वगैरह दिया और रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही है या डिफॉल्ट हो गया है, तो वो लोग भी सारफेसी एक्ट अब से यूज कर सकते हैं। अब सारफेसी एक्ट को देख लेते हैं। सारफेसी एक्ट, ठीक है, ये मेंस वगैरह में लिखो तो भी सारफेसी चलता है। ये पूरा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये सब नहीं चाहिए होता है मेंस में, सारफेसी एक्ट चल जाता है। ठीक है, तो पहली चीज है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की रिकवरी या उनके रेजोल्यूशन में हेल्प करता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि कोई ऐसा लोन जिस पे प्रिंसिपल अमाउंट या फिर और
द इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवर ड्यू फॉर 90 days और मोर। ये एनपीए तो अब तक मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, वैसे ये अर्ली लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं इन डेप्थ, टाइप्स ऑफ एनपीएस और एसोसिएटेड टर्म्स। अब जो दूसरी चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो ये याद रखना पीटी के लिए कि सारफेसी एक्ट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब कि जिन लोगों ने कुछ लोन दिया लेकिन उस लोन के बदले में कुछ गिरवी रखवाया था या कोलैटरल। जैसे होता है ना कि किसी को लोन लेना होता है तो ये लोग बोलते हैं ठीक है जी घर के कागज रख दो, या जो है कोई ज्वेलरी वगैरह रख दो, या कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट को जो है आप ऐसा कोलैटरल रख दो। तो अगर आप सारफेसी एक्ट को लेके रिकवरी करना चाहते हो तो देन इट हैज टू बी सिक्योर्ड एसेट। वो जो लोन है वो इट शुड बी बैक्ड बाय अ कोलैटरल और सिक्योरिटी, कुछ गिरवी रखा होना चाहिए, तभी आप इसे यूज कर सकते हो। अनसिक्योर्ड है तो यूज नहीं कर पाओगे। प्लस इसे क्यों लेके आए थे, सो दैट क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट वगैरह में पेंडेंसी बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इतने में वैल्यू का लॉस होता है बैंक को। क्योंकि एक कंपनी जो है वो उसकी वैल्यू अभी उसके एसेट्स बेच के 100 करोड़ मिल जाते हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद हो सकता है सिर्फ 50 करोड़ या 20 करोड़ ही मिले। तो टाइम इज ऑफ एसेंस, टाइम इज ऑफ इंपॉर्टेंस। तो विदाउट कोर्ट्स इंटरवेंशन द बैंक्स दे कैन यूज सारफेसी एक्ट फॉर रिकवरी। तीसरी चीज जो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो एआरसी होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि बैड लोन या एनपीए वगैरह बाय करती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और फिर उसको रीसेल करती हैं या रेजुविनेट करने की कोशिश करती हैं, दीज आर सेटअप अंडर सारफेसी एक्ट। तो अगर क्वेश्चन आए कि विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप और विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लीगल बैकिंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, देन द आंसर विल बी सारफेसी एक्ट 2002। और पहली जो एआरसी इंडिया में सेटअप करी थी आरसिल, वो इसी एक्ट के अंदर सेटअप करी गई थी। तो सारफेसी एक्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग ऑफ एनपीएस। दूसरी चीज, इट कैन ओनली हेल्प इन रिकवरिंग ऑफ सिक्योर्ड लोन जिनके लिए कुछ गिरवी या कोलैटरल रखा गया। तीसरी चीज, विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन भी इसमें रिकवरी के लिए जा सकते हैं बैंक्स वगैरह। फिर उसके बाद एआरसी जो सेटअप होती हैं, एआरसी जो एस्टैब्लिश होती हैं, दे आर डन, इट इज डन अंडर सारफेसी एक्ट। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि स्टूडेंट्स का कभी कभार कंफ्यूजन रहता है कि आईबीसी भी है सारफेसी भी है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है। थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं आईबीसी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और सारफेसी एक्ट में। सारफेसी एक्ट में सिर्फ सिक्योर्ड लोन की रिकवरी हो सकती है, लेकिन आईबीसी के अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन की रिकवरी हो सकती है। दैट इज, अगर लोन के अगेंस्ट कुछ गिरवी रखा था तो भी आप आईबीसी के अंदर रिकवरी कर लोगे, अगर लोन के अगेंस्ट कुछ गिरवी नहीं रखा था तो भी आईबीसी के अंदर आप रिकवरी के लिए जा सकते हो, लेकिन सारफेसी में सिर्फ सिक्योर्ड लोन की ही रिकवरी होगी। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल सारफेसी तो पहले आया है और आईबीसी 2016 में आया है, तो पहले केस चल रहा था और अब केस को ट्रांसफर कर दिया, जो केस के जो जैसे क्रेडिटर्स वगैरह ने केस फाइल करा तो उन्होंने बोला नहीं यार हम इसे जो है आईबीसी के अंदर डील करेंगे। तो जैसे ही केस आईबीसी के अंदर जाएगा तो कोड विल टेक प्रेसिडेंस, मतलब कोड के जो प्रोविजंस हैं वो माने जाएंगे बजाय की सारफेसी एक्ट के। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एडजुडिकेशन अथॉरिटीज, मतलब कि जब केस जाएगा तो कोई तो केस को डिसाइड करेगा, तो जो केस को डिसाइड करने वाली अथॉरिटीज हैं वो सेपरेट हैं आईबीसी के अंदर, लेकिन सारफेसी एक्ट के अंदर सिर्फ डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ही डिसाइड करती है। तो अगर इशू है कंपनीज का या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का आईबीसी के अंडर, तो देन इट विल बी डेल्ट बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी डील करेगी अगर इशू है कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। अगर आपने केस फाइल करा है आईबीसी के अंदर और इशू है इंडिविजुअल्स या अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स का, अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्म्स का, तो देन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल बी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। लेकिन सारफेसी एक्ट के अंदर कोई सा भी इशू हो, कोई सा भी केस हो, इट विल ओनली बी डेल्ट बाय डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। अब आगे चलते हैं, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। ये न्यूज में है क्योंकि आरबीआई ने रिलैक्स कर दिए हैं रूल्स विच आर गवर्निंग द विड्रॉल फ्रॉम सीएसए। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, ये डब्ल्यूएमए पहले इन डेप्थ कर चुके हैं। डब्ल्यूएमए बेसिकली होता है जब
गवर्नमेंट के पास, सेंटर और स्टेट बोथ दोनों के पास कैश का थोड़ा मिसमैच हो जाए, मतलब रेवेन्यू कहीं से आना है, अभी पैसा नहीं है लेकिन पेमेंट आज ही देनी है, तो वो WMA वगैरह के अंदर आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। अब इसमें आरबीआई ने रिलैक्सेशन दी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो CSF कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के अंदर जो उनके पास फंड पड़े हैं, पैसा पड़ा है, उसको भी गिरवी रख के वो SDF के अंदर बोरो कर सकते हैं। अब देख लेते हैं CSF क्या होता है। CSF बेसिकली ये समझ लो कि मनी हैज बीन केप्ट असाइड, कुछ पैसा साइड रख दिया एक फंड बना के, इसमें कि जब मैच्योरिटी होगी डेट की, जैसे स्टेट गवर्नमेंट वगैरह सिक्योरिटी इशू करती हैं, जब उसकी मैच्योरिटी होगी, जब उसका रीपेमेंट का टाइम आएगा, तो हम इस फंड से पैसा उठा के दे सकते हैं। अब इसके लिए पीटी के लिए चीज याद रखनी है कि CSF दैट इज कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है, ये आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के होता है। मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट जो है उनके विद इन या उनका एक कंपोनेंट नहीं है, ये अलग से एक फंड है, और इसके अंदर जो भी पैसा है वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करा जाएगा। इट विल ओनली बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ लोन। रिडेम्पशन ऑफ लोन मतलब कि जैसे 2010 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक सिक्योरिटी इशू कर दी, अब वो 2020 में मैच्योर हो रही है, मतलब उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे, अब 1 लाख रुपए वापस करने हैं, तो ये हो गया आपका रिडेम्पशन ऑफ लोन। ये 1 लाख रुपए के लिए पैसा कहां से आएगा? CSF से आएगा। अब थोड़े और फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो आरबीआई ने रिलैक्सेशन दी, क्योंकि इस टाइम पैसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, ये आप लोग देख चुके हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से कंपनसेशन फंड वगैरह जो जीएसटी में कंपनसेशन देना है उसमें भी इशू क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि सेंटर के पास रेवेन्यू नहीं है तो वो स्टेट को नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे जो आरबीआई ने रिलैक्सेशन दी है उसके अंदर अराउंड 45% ऑफ मार्केट लोन जो अभी जिनकी मेच्योरिटी मान लो 2020 दिसंबर में जो पैसा वापस लौटाना होगा, उसमें 45% तो इसी से ही स्टेट गवर्नमेंट लौटा पाएगी, वापस कर पाएगी। अराउंड 1,30,000 करोड़ रुपीस जो है इन CSF के अंदर पड़ा हुआ है डिफरेंट स्टेट्स के पास। जैसे कि महाराष्ट्र के पास अराउंड 40,000 करोड़ रुपीस पड़ा है, गुजरात के पास 13,000 पड़ा है, ओडिशा के पास अगेन 13,000, वेस्ट बंगाल 10,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि CSF जो है इट वाज सेटअप बाय आरबीआई। ये आरबीआई ने सेटअप करा था 1999-2000 में फॉर रिडम्पशन ऑफ मार्केट लोन। रिडम्पशन ऑफ मार्केट लोन समझा चुका हूं, जैसे कि 2020 में अब हरियाणा गवर्नमेंट को वापस करना है, तो अब इसके लिए CSF के अंदर पैसा रखा जाएगा। कितना पैसा रखा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का लोन था, 100 रुपए की एक सिक्योरिटी थी, 2010 के अंदर इशू करी, 2020 में 100 रुपए वापस करने थे। अब 2020 में 100 रुपए वापस करने हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है 1 to 3%, मतलब 1 रुपए से 3 रुपीस तक हर साल उसके अंदर पैसा डालती रहेगी। अब जितने भी मेरे आउटस्टैंडिंग लोन है, मान लो 100 रुपए मुझे लौटाने हैं इस साल, तो मेरा आउटस्टैंडिंग लोन हुआ 100 रुपीज, तो उसका 1 से 3 रुपए 1 to 3% मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना है, इससे कि मैं जब टाइम आए तो पैसा लौटा पाऊं। क्योंकि ये ओवर ईयर करते करते, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के पास 40,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया है, गुजरात के पास 13,000 करोड़ रुपए, तो इतना इकट्ठा हो जाता है तो आराम से पैसा दिया जा सकता है। इसीलिए ये फंड एस्टैब्लिश करा गया था, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी तो फाइनेंशियल मार्केट्स में पैनिक हो जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओपन मार्केट सेल्स की। कोविड में अभी करंटली फूड इन्फ्लेशन हो गया है, ये हम सब लोगों ने देख लिया है, क्योंकि आरबीआई भी अब जो है पॉलिसी में पॉज में चला गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई का कंफर्ट लेवल है 6% ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो अबव 6% चली गई है, और इट इज मेनली ड्रिवन बाय फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि वेजिटेबल्स फूड वगैरह वो बहुत महंगाई हो गई है इसमें, और जब महंगाई होगी तो इस समय वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीब लोगों के पास जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके पास वैसे ही बहुत हार्डशिप है, तो ऐसे में अगर फूड भी महंगा हो गया तो देयर विल बी स्टारवेशन डेथ्स इन इंडिया। उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, तो इसमें एक और इनिशिएटिव क्या है कि कोविड-19 के चलते फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो प्रोवाइड करेगी व्हीट एंड राइस टू एनजीओ एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके जो एनजीओ वगैरह हैं उनको FCI फूड, क्योंकि व्हीट एंड राइस है, देगी थ्रू ओपन मार्केट सेल स्कीम। अब इसको देख लेते हैं कि ओपन मार्केट सेल स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सेल करती है फूड ग्रेन्स को, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी,
गवर्नमेंट एजेंसी मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एट प्री डिटर्मिन्ड प्राइस इन द ओपन मार्केट। सी होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे राबी की हार्वेस्टिंग हो गई, अब राबी कंज्यूम हो गया, उसके बाद अभी खारिफ की सोइंग चल रही है। जैसे आपका राबी आता है, जैद है, फिर खारिफ है, तो अभी बीच में ना लीन पीरियड आता है जब अवेलेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। अब अवेलेबिलिटी अगर कम हो गई तो फूड इन्फ्लेशन हो जाती है। तो इस टाइम में क्या है, ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट जो है ऑफलोड कर देगी जो उनके पास फूड ग्रेन्स पड़े, मतलब व्हीट एंड राइस गवर्नमेंट अपने गोडाउन से लेकर के स्कीम के अंदर मार्केट में सस्ते प्राइस पे बेच देगी। तो उससे क्या होगा, सप्लाई जो कि पहले कम थी, पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 जो है टन अवेलेबल था, अब 1000 टन अवेलेबल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने स्टॉक से इस स्कीम के अंदर फूड ग्रेन्स बेच दिया। इससे क्या होगा, तो फूड इन्फ्लेशन थी, प्राइस इंक्रीज था, स्पेशली डेफिसिट रीजन में जहां पे कमी है फूड ग्रेन की, वो प्राइस डाउन आ जाएगा। बेसिक सप्लाई एंड डिमांड, पहले सप्लाई नहीं थी, डिमांड ज्यादा थी, अब गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू जो है सप्लाई बढ़ा दी, ऑटोमेटिकली सप्लाई और डिमांड इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। अब इसमें पीटी के लिए फैक्ट देख लेते हैं कुछ। सी, अब कभी कभार क्या होगा कि यूपीएससी ट्रिक करने के लिए बोलेगा कि एफसीआई जो है ऑप्शन करता है इसका ओपन मार्केट सेल स्कीम का, ओएमएसएस का, थ्रू ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ऐसा नहीं है, दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज, इसके लिए प्लेटफॉर्म है कमोडिटी एक्सचेंज, एनसीडेक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। याद रखना, जो इसमें वीकली ऑप्शन होती है, एफसीआई जो वीकली ऑप्शन करेगा वो होगी थ्रू एनसीडीएक्स, नॉट ई-नैम। और पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और बल्क यूजर वगैरह, जैसे कि आपके चक्की वगैरह वाले, इनको चाहिए होता है, जैसे आशीर्वाद आटा वगैरह आते हैं, पहले ये लोग जो है बाई कर सकते थे एफसीआई अंडर ओएमएसएस रेट, लेकिन अब एनजीओ को भी अलाउड कर दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर। ये बहुत न्यूज में आ रहा है बार बार, स्ट्रेटेजिक सेक्टर। यहाँ पे एक क्वेश्चन वगैरह निकल सकता है कि अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है गवर्नमेंट का अब एम है, जिससे कि हमें ज्यादा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंस, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी ना हो, तो गवर्नमेंट एक नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी लेके आ रही है। अब इस पॉलिसी के अंदर प्राइवेटाइज करा जाएगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, पीएसयूज वगैरह को, एक्सेप्ट उन पीएसयूज के जो कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में है। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग लिस्ट बनाएंगे एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर की, और हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, इन एवरी स्ट्रेटेजिक सेक्टर देयर विल बी एटलीस्ट 1 पीएसयू और नॉट मोर देन 4 पीएसयू। मतलब या तो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होगी या मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। और बाकी जो सेक्टर्स हैं जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, उनके अंदर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, उनको या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर को। सी, गवर्नमेंट ने 1999 में क्लासिफाई करा था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इनटू स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर द पर्पस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये याद रखना, जो स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक की डिस्टिंक्शन है वो इंट्रोड्यूस हुई थी किस लिए, और द पर्पस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट एक पब्लिक सेक्टर यूनिट या एंटरप्राइज में अपने स्टेक को, अपनी ओनरशिप को बेचती है। जैसे कि गवर्नमेंट एसबीआई में या ओएनजीसी वगैरह में अपने शेयर बेच देगी, तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या होता है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर इज दोज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। दैट इज कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी एंटरप्राइज या कोई ऐसा एरिया जो इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखता है। करंटली जो स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर आती हैं करंटली, वो हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट। ये मोटा मोटा ये बेसिक्स याद रख लेना, उसके अंदर का याद रखने की जरूरत नहीं है। रेडिएशन, रेडियो आइसोटोप्स मैंने देख लिया है, स्कैन करके चले जाना एग्जाम में, लेकिन बाय हार्ट याद करके की या मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शिशु लोन अकाउंट। इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है गवर्नमेंट ने 2% का। ये बेसिकली इंटरेस्ट सबवेंशन एक इंटरेस्ट सब्सिडी होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल एक एमएसएमई ने लोन लिया 10% पे एसबीआई से,
तो 2% की अगर सबवेंशन है तो गवर्नमेंट बोलेगी एसबीआई को कि 2% जो है आप हमसे ले लेना और 8% जो है एमएसएमई से ले लेना। तो एमएसएमई को 2% इंटरेस्ट रेट का डिस्काउंट मिल जाता है। ये किस लिए करा है? क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस को कोविड के चलते बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपको थोड़ा समझाया तो कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर होता है, जो हमारी माइक्रो एंटरप्राइजेस होती हैं, ये बेसिकली बहुत इनका जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है बहुत थिन होता है। थिन मतलब कि ये लोग होता है कि ये लोग सेल करेंगे, उस सेल से जो पैसा आएगा उससे ये अपने डे टू डे ऑपरेशंस, अपनी वेजेस वगैरह को पे करेंगे। लेकिन अभी क्या है, लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन के टाइम में ना ही कोई सेल हुआ। अब जब सेल नहीं हुआ तो आप अपनी कंपनी नहीं चला पाओगे, अपने एम्प्लॉयज को वेजेस नहीं दे पाओगे, प्लस जो आपने लोन वगैरह दिए उनको रीपे नहीं कर पाओगे। तो बैंकिंग सेक्टर के पास एनपीए इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आपने डिफॉल्ट करा, मतलब आपने रीपे नहीं करा, तो फिर आगे से आपको लोन नहीं मिलेगा। वो आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में आजकल वो क्रेडिट स्कोर वगैरह होता है, तो क्रेडिट रेटिंग वगैरह अगर खराब हो गई तो आगे से लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट लेके आई ये स्कीम, इससे कि इनके ऊपर जो इंटरेस्ट बर्डन है, इंटरेस्ट पेमेंट का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए और वो अपनी रीपेमेंट कैरी ऑन कर सके। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो मुद्रा योजना है ये 2015 के अंदर आई थी। ये अप टू 10 लाख रुपीस लोन देती है। ये पेटी के लिए याद रख लेना, कभी कभार यूपीएससी फैक्ट डाल देती है, एक बड़ा ही एब्सर्ड सा फैक्ट होता है, जैसे अप टू 1 लाख करोड़ रुपीस, 2 लाख करोड़ रुपीस, 5 लाख करोड़ रुपीस। तो ये अप टू 10 लाख लोन मिलता है मुद्रा योजना के अंदर। ये किस लिए है? क्योंकि जो हमारी माइक्रो, ये आरबीआई की रिपोर्ट भी आ चुकी है पहले आपकी, कि माइक्रो एंटरप्राइजेस, हमारी स्मॉल एंटरप्राइजेस है, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कि जो बैंकिंग सेक्टर है, ये लोन नहीं देते हैं क्योंकि उनको ऐसा रिस्की माना जाता है, प्लस इनके पास कोलैटरल नहीं होता है। तो ये लोग जाते हैं मनी लेंडर के पास या क्राउड सोर्सिंग वगैरह के लिए, तो वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहती है। तो जब ऐसी स्कीम ले आई है गवर्नमेंट, तो इससे क्या होगा, इनको अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलेगा, दैट इज बैंकिंग सेक्टर से इजी टर्म्स पे प्लस लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए। अब ये लोन किसको देंगे मुद्रा योजना के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्मॉल बिजनेसेस इन नॉन फार्मिंग सेक्टर। ये याद रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन नहीं मिलेगा। योर लोन इज ओनली मेंट फॉर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्लस एक्टिविटीज विच आर लिंक्ड टू एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर को नहीं देंगे, ये नॉन एग्रीकल्चर। पहले समझाया था आपको नॉन एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल कि गांव के अंदर या कहीं पीछे रिमोट एरिया में किसी ने ऑटो लेना है, या किसी ने जो है लोकल स्मॉल शॉप लगानी है, जैसे किराना स्टोर वगैरह लगाना है, तो इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन में कोई जिम खोलना है, इन सब चीज़ों के लिए आप जो है लोन ले सकते हैं मुद्रा योजना के। फिर एग्रीकल्चर एलीट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आपके फूड प्रोसेसिंग वगैरह, जो प्रोसेस करते हैं फूड को, जैसे टमाटो केचप बनाने के लिए किसी ने लोकल यूनिट डालनी है, तो वो लोग इसके अंदर लोन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर डायरेक्ट लेंडिंग नहीं होगी इसके अंदर, ये याद रखना पीटी के लिए। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, कभी कभार क्या होता है कि यूपीएससी पूछ लेता है कि क्या मुद्रा डायरेक्टली लोन देगा एमएसएमई को, तो आंसर विल बी नो। ये लोन देते हैं मुद्रा वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि बैंक्स को देंगे, एनबीएफसी को देंगे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देंगे, तो वो आगे जाके इंडिविजुअल्स को या कॉर्पोरेट्स को देंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। इसीलिए मुद्रा का नाम क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस मतलब ये रीफाइनेंसिंग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एमएसएमई हूँ, मैं गया बंधन बैंक के पास या किसी एनबीएफसी के पास, मैंने बोला मुझे यूनिट खोलना है, ये ट्रांसपोर्ट का, मुझे जो है आप 5 लाख दो। ये मुझे 5 लाख देगा, मुद्रा वाला इस एनबीएफसी को 5 लाख दे देगा, तो रीफाइनेंस करेगा उस लोन को, डायरेक्ट मुझे पैसा नहीं देगा मुद्रा वाला, ये याद रखना है। अब लोन का थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी कभी कभार फैक्ट्स में बहुत डेप्थ में चले जाता है। तो शिशु लोन है, लोन अप टू 50,000। ये मुद्रा के अंदर कैटेगरीज बनाई हैं, कई हैं टाइप्स ऑफ लोन्स की। शिशु लोन है दैट इज अप टू 50,000। किशोर लोन है दैट इज अप फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख रुपीज। तरुण लोन है अबव 5 लाख एंड अप टू 10 लाख रुपीज। तो शिशु, किशोर, तरुण। तरुण हाईएस्ट है, किशोर मिडिल लेवल और शिशु लोएस्ट लेवल ऑफ लोन। जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यहाँ पे कोलैटरल नहीं होता है। कोलैटरल मतलब कि अगर मैं एमएसएमई हूँ, मुझे लोन चाहिए मुद्रा योजना के अंदर, तो मुझे कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेगमेंट्स होते हैं हमारे माइक्रो एंटरप्राइज वगैरह, इनके पास गिरवी रखने को होता नहीं है।
तो इसलिए ये कोलैटरल फ्री लोन होता है। और एक चीज न्यूज में पहले शायद आप लोगों ने देखी हो, रघुराम राजन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट आया था कि नेक्स्ट जो एनपीए आएंगे इंडिया के अंदर, नेक्स्ट वेव जो आने वाली है एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की या बैड लोन की, दैट विल बी बिकॉज ऑफ मुद्रा लोन, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सेसिव रिस्क टेकिंग हो रही है। वैसे बेसिक नॉलेज के लिए बताया, यहाँ पे याद रखना कि कोलैटरल फ्री लोन है, कुछ गिरवी नहीं रखना लोन टेकर को। अब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है थ्रू सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज याद रखना। और सिडबी क्या है? ये मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर एमएसएमई सेक्टर, ये चीज बेसिक याद रखनी है। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की? सिडबी। एंड सिडबी क्या है? एमएसएमई सेक्टर के लिए एक प्राइम और प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस लेक्चर की स्लाइड जो है फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब फॉर आवर अदर लेक्चर्स।